नमस्कार, कड़क इलेक्शन में आपका स्वागत है। और आज बड़ी खबर ये आई है कि जो बिहार में जो चुनाव होना है वो ऐसे तो सबको पता था कि नवंबर में ही होगा, छठ के बाद भी होना है, लेकिन उसकी और जो थोड़ी जो और क्लैरिटी आ गई है कि अक्टूबर के महीने में जो है चुनाव आयोग जो चुनाव तारीखों के ऐलान है उसमें करेगा। और जो चुनाव होने के जो 2 या 3 चरणों में चुनाव होगा और चुनाव ज़्यादा होने की जो संभावना जो डेट एक जो है 15 से 20 नवंबर के बीच में, चूँकि 22 नवंबर को जो वहाँ का विधानसभा का है कार्यकाल भी खत्म हो जाता है, उसके पहले चुनाव आयोग को वहाँ पर चुनाव कराना होगा। तो मोटे तौर पर ये मान के चलिए कि 20 नवंबर तक जो है वहाँ पर चुनाव जो है वो खत्म हो जाएगा और 2 से 3 चरणों में वहाँ पर चुनाव कराया जाएगा। ये एक खबर है चुनाव से रिलेटेड। और उसमें अब चुनाव की बात तो वो जो डेट भी चलो आ जाएगा, लेकिन अब ज़रा हम उन पार्टियों की बात कर लें जो चुनाव के पहले किस तरह की उनकी तैयारियां हैं, किस तरह का घमासान मचा है। इससे पहले जैसे हमने आपको बताया था कि लालू परिवार में किस तरह का घमासान मचा है, आपस में भाई बहन का झगड़ा चल रहा है और लालू यादव की जो समस्या है या जो आरजेडी की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। इस बीच एक और जो घमासान की खबर आई है वो सत्ताधारी दल से आई है। नीतीश कुमार के सबसे खास मंत्री हैं अशोक चौधरी, उन पर जो जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, वही भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें अपनी सफाई तो देनी ही पड़ेगी। अब जब आप इस तरह की जब बातें आएँ, जब माहौल चुनाव का हो तो जो इसको तो कोई भी लपकेगा। तो प्रशांत किशोर ने इसको प्रशांत अभी चलिए प्रशांत किशोर ने इसको लपक लिया है क्योंकि ये माना जाता है कि अशोक चौधरी इनके लाडले मंत्री में से हैं, सबसे खास हैं, सबसे करीबी हैं और उन पर जब भ्रष्टाचार का आरोप कोई और बाहर विपक्ष का नहीं बल्कि उनकी पार्टी का नेता उसका प्रवक्ता लगा रहा हो, तो ये चुनाव से पहले जो नीतीश कुमार की मुश्किलें हैं, अब तक तो लग रहा था कि लालू कैंप में ही है, लेकिन अब जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे बढ़ते हुए नीतीश कुमार की तरफ ये प्रॉब्लम बढ़ के आई है। और वो जिनकी आप बात कर रहे हैं अशोक चौधरी, वो मानपुत्र के तौर पर जो है वो नीतीश कुमार के खुद को भी कहते हैं। अब ऐसे में ये एक बड़ा मुद्दा, क्योंकि आपने जो तिथियों की भी बात कही है कि 15 नवंबर के बाद काउंटिंग हो जाएगी और समय पूरा होने से पहले सरकार आ जाए, लेकिन अब ये शेप लेने लगा है बिहार का चुनाव, मुद्दे तय होने लगे हैं किन किन मुद्दों पर, कौन कौन सी पार्टियां हैं जो किन मुद्दों पर किस पर हमलावर होगी। तो आपने जिन 4-5 प्रमुख राजनीतिक दलों का नाम लिया उसमें ये एक वाकई बड़ा मुद्दा आ गया है कि अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार का इतना बड़ा आरोप ये लगा दिया प्रशांत किशोर ने, जो आप चर्चा में कह रहे थे कि भाई जो पहले कभी खुद किराए के मकान में रह रहा हो, इतनी बड़ी संपत्तियां करोड़ों की 200 करोड़ की बात आती है। बताया जा रहा है कि ट्रस्ट बना लिया गया है, उनकी बेटी जो है शांभवी वो खुद सांसद हैं। तो आरोप अब प्रशांत किशोर ने ये लगा दिया कि आपने पैसे देकर के टिकट ली थी उनके लिए और उनको सांसद बनवाया है। और अब जवाब अशोक ये दे रहे हैं कि अगर ये आप साबित कर दें तो हम सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांग लेंगे, सियासत छोड़ देंगे, और फिर मानहानि की बात आ गई है। यानी ये भ्रष्टाचार का मुद्दा एक बड़े पैमाने पर आ गया है। लेकिन अब खास बात यह है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा जहां सत्ताधारी पक्ष के एक बड़े कद्दावर नेता पर लग रहा है, वहीं ये सत्ता पक्ष भ्रष्टाचार का आरोप फिर एक बार गिना रही है जो अतीत में हुआ है कभी कि कैसे पैसे लेकर के नौकरियां दी जाती रही है, तब सड़कों का और बिहार का हाल क्या हुआ करता था, लोगों को कोई भी काम करवाने के लिए आखिर किस तरह की जद्दोजहद करनी पड़ती। तो लगता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे की टकराव वाली स्थिति नहीं, टकराव वाली इसमें थोड़ा आपको मैं प्रशांत ये बोलना चाह रहा हूँ कि शायद यही एक ऐसी वजह रही है जहां पर नीतीश कुमार हमेशा आरजेडी से आगे हो जाते हैं। क्यों कि अगर ये तमाम अगर अशोक चौधरी की बात हो या पहले भी कई तरह के जेडीयू के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, लेकिन नीतीश कुमार इतने सालों से सीएम है, आज तक उन पर कभी भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है और शायद यही इमेज हर बार उनको बचा के ले जाती है और इसकी वजह से ही वो जो जितनी आज तक जो बड़ी समस्या है। एक और इंटरेस्टिंग से जुड़ा हुआ ये है कि तेजस्वी यादव ने एक एक्स पर पोस्ट लिखा कि जो पिछले 20 सालों में जो गड़बड़ियां हुई बिहार, बहुत सारा उन्होंने लिखा भ्रष्टाचार और क्या क्या जंगल आज क्या तमाम जो बातें की उन्होंने लिखा इस बारे में लेकर के 20 साल से हुआ है, इसको मतलब अब आगे बेहतर हो। उन्होंने माँ से प्रार्थना की, चूंकि नवरात्र का मौका आया तो गिरिराज सिंह ने बड़ा इंटरेस्टिंग इस पर जवाब दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि भैया ऐसा है कि जो आप गिनवा रहे हो ना, ये सब आपके राज में हुआ करता था, 20 साल पहले हुआ करता था, पिछले 20 साल में तो स्थितियां बहुत बेहतर हुई हैं। तो मिला जुला की स्थिति है कि जो बिहार में जो भी चल रहा है कि तू चोर मतलब वाली जो कहते हैं ना कि एक दूसरे को लोग प्रूव करने में लगे हैं कि आप बुरे हो, आप बुरे हो। लेकिन ये तो मुद्दे वैसे रहे कि जो कि मुझे लगता है कि बहुत टिकने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत इस पर बहुत पानी, इसमें कहते हैं ना कि पानी बहुत बह चुका है। लेकिन एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग जो बात यही आ रही है कि देखिए कांग्रेस और आरजेडी के बीच में पहले से तनातनी चली, इसमें हम
लगातार बहुत बार बात कर भी चुके हैं। कांग्रेस ने ऐलान किया जो सीबीएसई के जो CWC की मीटिंग है वो पटना में होगी। इस पे चिराग पासवान वगैरह ने बड़े मजे कटाक्ष किए हैं कि अब चलो कम से कम आपको पटना याद आया, जब चुनाव का मौका आया है तो आप CWC यहाँ पर करा रहे हो, प्रियंका वाड्रा भी होंगे, जो तमाम जो चीजें इस तरह की चीजें आ रही हैं। बस तो ये कांग्रेस का पक्ष रहा। आरजेडी का पक्ष देखिए कि कांग्रेस और आरजेडी में ऑलरेडी सब वो है, तो मिला जुला के सारे दल कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है। बीजेपी यहां पर बड़ा इस बार का चुनाव में एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बीजेपी तमाम चीजों के बावजूद अभी जो है बाकी पार्टियों से अलग दिख रही है। अब माना ये जा रहा है कि बीजेपी असल में यहाँ पर रिमोट अपने हाथ में रखे हुए है, यानी ये जो तमाम बड़ा सा सीन कैनवास पर दिखाई दे रहा है इस बिहार की महासंग्राम की इस लड़ाई में, तो वहां तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं जो टेस्टेड हैं। बीजेपी ने कभी अपनी वैसी सीधी सीधी सरकार नहीं बनाई है जैसा आरजेडी के लिए कहा जा सकता है। ये उनका एडवांटेज है, एंटी इनकम्बेंसी में इनका एडवांटेज है। हालांकि जब वो साथ में रहे नीतीश कुमार के, उन्होंने कहा है कि भाई ये तो नीतीश कुमार ही उनके अगुआ रहे हैं, तो जो कुछ था वो जेडीयू कर आ रही थी, हम तो उन्हें सपोर्ट कर रहे थे सिर्फ। लेकिन इस बार अगर स्थिति ये दिखाई दे रही है कि कांग्रेस जेडीयू अगर ये टेस्टेड सत्ता में रह करके वहां देख चुके हैं, लोगों ने, जनता ने उनके कार्यकाल को देखा, महसूस किया है, तो बीजेपी अब इस रणनीति पर काम कर रही है कि अभी तो हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सीट उनके पास में रहे। और ऐसे में जनता क्या ये तमाम टेस्टेड पार्टियों को पीछे धकेलकर बढ़ चढ़कर क्या ही वो चाहेगी कि जैसा कई जगह हुआ कि क्यों ना बीजेपी को एक बम्पर जीत दी जाए। इसको प्रशांत, इसको और ऐड करने के लिए मैं बताऊंगा कि बीजेपी इस बार जीएसटी रिफॉर्म को लेकर काफी अग्रेसिव है और मुद्दा बना रही है। बिहार में खास करके इन्होंने एक स्पेशल कमेटी बनाई है जो जीएसटी रिफॉर्म्स को लोगों तक लेकर जाएंगे। वो इसके पीछे की वजह ही है कि जीएसटी रिफॉर्म के बाद जो पहला टेस्ट बिहार में ही होना है, क्योंकि ये आज से लागू हुआ है, कल से 22 सितंबर से लागू हुआ है और प्रधानमंत्री ने इसके बहुत सारे फायदे गिना है। और ये फायदे बिहार की जनता के बीच में जो पार्टी है बीजेपी वो लेकर के जाएगी और इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। इससे दो बातें तो बड़ी साफ है, यहाँ पर एक तो अगर जीएसटी को आगे ले जाने का मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर का फेस आना यहाँ पर आता है, और दूसरा ये कि जीएसटी के फायदे तो हैं, ये तो सब दिख रहा है, सबको दिख रहा है, सारे एक्सपर्ट भी इस चीज को मान रहे हैं, इससे हमारी इकोनॉमी को भी फायदा होने वाला है। तो आपने जो बात की इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूं कि जो एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ है वो नीतीश कुमार के खिलाफ है। कांग्रेस भी वहां पर कई सालों तक सत्ता में रही, वहां सीएम रहा है, आरजेडी के भी सीएम बहुत सालों तक वहां पर रहे, कई दशक तक रहे। इसके बाद नीतीश कुमार भी कई दशक, बीजेपी ही इकलौती पार्टी है जिनका सीएम वहां पर नहीं रहा है। तो अगर घुमा फिरा कर ये कहें तो एंटी इनकम्बेंसी का जो सारा बोझ है बीजेपी ने सब जेडीयू और आरजेडी के ऊपर डाल दिया है, एडवांटेज टू बीजेपी। और अमित शाह ने इस पूरी रणनीति की कमान अपने हाथ में संभाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हर राजनीतिक दलों के कोई ना कोई चुनाव प्रभारी प्रदेश के होते हैं। बीजेपी ने इस बार ऐसी कोई घोषणा नहीं की है, बल्कि खुद गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंच करके उस रणनीति को अमली जामा पहना रहे हैं कि किस तरीके से सीटों का बंटवारा, अघोषित इंचार्ज है बिहार के इस बार, अघोषित इंचार्ज, और तमाम लोगों के साथ उनकी मीटिंग हो रही है, बैठक हो रही है अपने कार्यकर्ताओं से लेकर के सहयोगी दलों के साथ में। तो इसका मतलब यह है कि केंद्र की मोदी सरकार की नीतियां किस तरह की जनहितकारी है और बिहार के लिए उन्होंने क्या क्या किया, इसे फ्रंट पर रखा जाएगा ताकि एंटी इनकम्बेंसी की काट केंद्र सरकार के काम के तौर पर सामने बिल्कुल। और ये फार्मूला कई जगह अपनाया जा चुका है। याद कीजिए दिल्ली का चुनाव, दिल्ली के चुनाव में बीजेपी ने ऐसे किया, कोई सीएम फेस नहीं दिया, जबकि अरविंद केजरीवाल काफी लगातार कहते रहे, बीजेपी चुपचाप मोदी को वो करके और जो केंद्र सरकार के कामों को लेकर के आगे आई। हरियाणा में भी जब बीजेपी का जब नैया डगमगाने लगी, जब मनोहर लाल खट्टर के बाद जब सैनी बने तो भी वहां पर मोदी को बुलाया गया, और महाराष्ट्र में भी चीज। तो बीजेपी एक बार जो उनका सबसे ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला रहा है कि चुनाव में प्राइम मिनिस्टर मोदी को आगे करके, उनके फेस को आगे करके जो होकर वो बिहार में बहुत ही अग्रेसिव तरीके से ला रहे हैं, उसमें जीएसटी बहुत बड़ा मुद्दा होगा। और प्रशांत यहाँ पे देखिए मुद्दे क्या हैं। बीजेपी अगर मान लीजिए उनका सबसे बड़ा मुद्दा जीएसटी बनाते हैं, कांग्रेस के पास मुद्दा क्या है, एसआईआर, जो कि ऑलरेडी फ्लॉप हो चुका है और उसको लेकर के अब आरजेडी उसमें साथ में नहीं है। आरजेडी का मुद्दा क्या है, आरजेडी लगातार कई महीनों से, अगर आपने देखा होगा, तेजस्वी यादव पहले ये साबित करने में लगे रहे कि बिहार में जंगल आ जा गया है, ताकि वो जो लालू राज में जो जुड़ा हुआ था वो टैग को हटाने के लिए बड़े डेस्परेटली किया, लेकिन वही फ्लॉप हो चुका है। मिला जुला के अभी विपक्ष के पास या कहें कांग्रेस के पास या जेडीयू के पास कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है जिसको पूरी तरह से कहते हैं ना कि एक ऐसा मुद्दा कोई आता है जो सरकार के खिलाफ लोगों
में माहौल बनाने के लिए, उनके पास ऐसा है नहीं। अगर आज नीतीश कुमार को, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की उनकी तबीयत, उनकी कभी कभी हो सकता है कि उन्हें सहानुभूति भी ना आ जाए, और बीजेपी बड़ी चालाकी से कह लीजिए, बहुत पॉलिटिकल इसको मैनेजमेंट कह लीजिए कि वो बड़े आराम से इसको, उनको पता है नीतीश कमजोर विकेट पर है, एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन बीजेपी बोल कर नहीं, बिना बोले हुए आगे की तरफ आ रही है। जनता भी देख रही है कि बाकी टेस्टेड हैं। एक फेस ऐसा है, अगर यहाँ पर सही मायनों में डबल इंजन की सरकार आ जाए तो क्या वाकई ये बिहार के लिए फायदेमंद होगा, जैसा बाकी जगह और हो सकता है। और लेकिन यहाँ सबसे खास बात ये भी है कि जिस तरह से बीजेपी मुद्दा बना रही है, रैली में तेजस्वी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, उनकी माताश्री के लिए जिस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल बड़ा किया वो गया, है। बीजेपी ने तो इस बात के लिए निंदा की ही, लेकिन खास बात यह है कि खुद लालू प्रसाद यादव के घर में इस बात का मुद्दा बना लिया गया है। तेज प्रताप यादव की बेटी कह रही है कि ये महिला नारी का अपमान, मां का अपमान बिल्कुल गलत बात है। तेज प्रताप एक कदम आगे निकल गए, उन्होंने कहा कि उनको सजा मिलनी चाहिए जो इस तरह का काम कर रहे हैं, और नहीं तो मैं तो आंदोलन करूंगा। यानी बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द जितने मुद्दे तैयार हो रहे हैं उसे सपोर्ट करने के लिए तो लालू परिवार के भीतर ही अब सहयोगी मिलने लगे एक तरीके से। वो छोड़ दीजिए, आप देखिए पूर्णिया में जो प्रधानमंत्री की जो रैली, वहां पप्पू यादव का पूरा वो देख लीजिए किस तरह से करे थे, ऐसा लग रहा था कि इंडिया के नेता है। तो मिला जुला की स्थिति यही है कि अगर बिहार के अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो अभी बीजेपी बड़े ही स्मार्टली, देखिए चुनाव का नतीजा क्या होगा कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि एक बात यह भी सही है कि तमाम मुद्दों के बावजूद जो वोट बैंक है आरजेडी का उनके साथ इंटैक्ट है। लेकिन एक फैक्ट यह भी है कि ये वोट बैंक उनको तब भी इंटैक्ट था, पिछली बार भी इंटैक्ट था, इस बार भी इंटैक्ट है। लेकिन इस बार पीके की मौजूदगी ये सभी के लिए चिंता का विषय है, ये कांग्रेस के लिए भी चिंता का विषय है, ये आरजेडी के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि जिनके दम पर वो अपनी बड़ी ताकत देखा करते थे, वो समुदाय का एक स्टेक होल्डर आ चुका है। असदुद्दीन ओवैसी जो करेंगे वो तो करेंगे ही, वो तो अगर कांग्रेस से बात नहीं बनी तो आरजेडी को बहुत नुकसान होने वाला है। शुरुआत में तो ऐसा ही दिखाई दे रहा था, लेकिन अब ये टसल जो है ये दिखाई दे रहा है कि एक बड़ा मौका था विपक्ष के पास में, अगर वो इंटैक्ट रहते, अच्छे मुद्दे उठा लेते तो ये एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी का मसला लेकर के बिहार चुनाव में जाते, लेकिन अब तक के ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसे में जेडीयू बीजेपी अपने और सहयोगी दलों के साथ में बहुत अच्छे से मैच अब तक तो बिहार का खेलती दिखाई दे रही है, और लगता यह है कि आगे की रणनीति इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए अमित शाह बना चुके हैं। तो वही वाली बात है कि दशहरा के बाद जो चुनाव तारीखों का ऐलान होने वाला है, लेकिन उसके पहले दोनों गठबंधन की अपनी अपनी समस्याएं हैं और प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा हैं, और मुद्दे भी तय होते हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस पे भी आरोप है, जेडीयू पे भी आरोप है, और आरजेडी पे तो आरोप कई सालों से चलता रहा है। आरजेडी ने बहुत आखिर में, अगर आरजेडी और कांग्रेस मिलकर के भ्रष्टाचार के मुद्दे को बड़ा करना चाहेगी, जो कि वो नहीं अब करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर वो भ्रष्टाचार जैसे ही बोलेंगे वैसे ही पिछले पन्ने अतीत के फेर इसीलिए आप याद कीजिए जंगल राज बोलते थे लगातार, तेजस्वी यादव कुछ महीने पहले तक बोल रहे थे, अब चुप है, जंगल राज का नाम नहीं ले रहे हैं। तो मिला जुला की स्थिति है कि जो मुद्दे उठा रहे हैं उल्टा उनके ऊपर जा रही है। तो अब तेजस्वी यादव फिलहाल तो बैकफुट पर दिख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, दो वजहों से। एक, उनके पार्टनर जो कांग्रेस ने उनकी जो मुश्किलें खड़ी कर रखी है, अभी तक उनको सीएम कैंडिडेट घोषित करने के लिए तैयार नहीं है, और उनके पार्टी के अंदर जो जिस तरह से भाई बहन आपस में जो लड़ाई चल रही है उसकी वजह से तेजस्वी बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। चुनाव के इन वक्त पहले हुआ है, देखिए टाइमिंग इसका देखिए कि क्या है। प्रताप ने ऐलान कर दिया कि मैं अब कभी जीवन में नहीं जाऊंगा आरजेडी में नहीं जाऊंगा, कसम खाता हूं, भगवान कृष्ण की कसम खाता हूं कि आरजेडी में कभी, मतलब अब दूरियां दरार और ज्यादा बड़ी होती दिखाई दे रही है, बजाय इसके कि चुनाव में। तो वही है ना प्रशांत, जिस विपक्ष को फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए था, आज वो विपक्ष तमाम मुझे बैकफुट पर है, और इसका फायदा उठाने के लिए वहां पर अपनी गलतियों की वजह से। तो मिला जुला की स्थिति है कि अभी एनडीए के लिए जो स्थितियां हैं मतलब अनुकूल तो होती जा रही हैं। अब ये चुनावी नतीजे में क्या कन्वर्ट होगा हम बता नहीं सकते, उसका कहना बहुत मुश्किल किसी क्या कारगर होने वाली है, वो तो वक्त चलेगा। लेकिन चुनाव की तारीखें बस अगले अक्टूबर, दशहरा के बाद कभी भी ऐलान हो सकता है इस बात का। नवंबर 15 से 20 के बीच, नवंबर के बीच में चुनाव होना है, 2 या 3 चरणों में चुनाव होगा। लेकिन अभी जो पार्टियां अलग अलग रणनीति बना रही है, बीजेपी अगली रणनीति बना रही है, अपने प्रोग्राम के साथ आगे आ रही है, पॉजिटिव एजेंडा के साथ आ रही है। लेकिन जो बाकी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं किसी की न किसी समस्या से ग्रस्त हैं। तो आपको बिहार की जो सारी कहानी है, जैसा हम रोज की तरह हम कड़क इलेक्शन में आपके लिए लेते आएंगे, अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब करें, और बिहार से जुड़ी तमाम जो जानकारियां हैं चुनाव से रिलेटेड सब आपको कड़क इलेक्शन में हम लेकर के आएंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।